हेलो बच्चों, मैं श्रीमती वाई एन खान, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कबाड़िया से। बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत आज हम लिंग निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंग निर्धारण यानी इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों, स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है मैन और वुमेन। देखने में दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, आपको वैसे भी पता है। दोनों ही जीव एक जाति को बिलोंग करते हैं, यानी ये मानव जाति के दो जीव हैं। ये दोनों एक लिंगी हैं, अर्थात दोनों पर एक ही लिंग है। एक नर और दूसरा मादा, मेल और फीमेल, या हम मैन और वुमेन भी कह सकते हैं। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं एक वर्म यानी एक कृमि है जो केंचुए जैसा दिखाई दे रहा है। इसे भी ध्यान से देखें, ये एक ही जाति के दो एक लिंगी जीव हैं। दोनों पर दो लिंग में से एक एक लिंग ही पाया जाता है। एक आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, नीचे लिखा हुआ है मेल, ये एस्केरिस है, और दूसरे पे नीचे लिखा है एस्केरिस फीमेल। मतलब है तो एक ही जाति का जीव एस्केरिस, लेकिन इसके दो लिंग होते हैं, एक नर और एक मादा। दोनों जीव भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है मेल में नीचे का जो अंतिम सिरा है वो मुड़ा हुआ है और हुक जैसा दिखाई दे रहा है, किंतु मादा का जो अंतिम सिरा है वो सीधा और नुकीला है। इसी को थोड़ा सा इनलार्ज करके नीचे भी दिखाया है उन्होंने। टेल वाला जो हिस्सा है नर का मुड़ा हुआ है और इसमें दो पीनियल सिटस दिखाई दे रहे हैं, सीटी दिखाई दे रहे हैं, और हुक जैसी छोटी छोटी रचनाएं निकली ना, जिनको सीटी कहते हैं, पीनियल सीटी कहते हैं। और दूसरे वाले में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अंतिम सिरा इसका सीधा है और नुकीला है। तो ये दोनों में भिन्नता है, एक ही जाति के दो जीव हैं। आपको पता है कि लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। तो ये भिन्नता हम कैसे आती है बच्चों, दोनों जीव में, हम इसको पढ़ेंगे और यही हमारा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रजनन जीवों का सबसे प्रमुख लक्षण है। निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक तथा उच्च श्रेणी के जीवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले एक लिंगी जीव आपस में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इन्हें नर एवं मादा कहते हैं। इन जनकों से उत्पन्न होने वाली संतति या संतान नर होगी या मादा, इसका निर्धारण ही लिंग निर्धारण कहलाता है। अलग अलग जाति के जीवों में लिंग निर्धारण अलग अलग तरीके से होता है। निम्न से उच्च श्रेणी के जीवों में 3 प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। अभी हमको इतना अनुभव है, हम लोग सुनते हैं कि भाई किसी के यहाँ पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है ना, तो ये पुत्र होना या पुत्री होना ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। और संसार में असंख्य जीव हैं, बिल्कुल सूक्ष्म से निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक के। तो अभी मैंने आपको बताया है कि निम्न से उच्च श्रेणी तक के जीवों में लिंग निर्धारण का जो आधार है वो 3 तरह से हो सकता है। बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला आप बच्चों देख रहे हैं स्क्रीन पर, वातावरणीय। वातावरणीय माने वातावरण से, एनवायरमेंटल और नॉन जेनेटिक्स। यदि लिंग का निर्धारण वातावरण की परिस्थितियों के कारण हो रहा है तो उसे हम वातावरणीय कहेंगे। वातावरण की परिस्थितियां अनेक लिंग जीवों में लिंग निर्धारण करती हैं। उदाहरण के लिए मगरमच्छ
और भी जीव जंतु हैं, सरीसृप वर्ग के जीव जंतुओं में होता है। उसमें नीचे लिखा हुआ है मैंने, उच्च तापमान होगा तो नर बनेंगे, और तापमान यदि कम है वातावरण में तो मादा मगरमच्छ का निर्माण होगा या उत्पन्न होंगे। दूसरा है जैनिक प्रकार का। ये अनेक पौधों में लिंग निर्धारण जीन के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे एस्पेरेगस, ताड़, पपीता, खजूर, नारियल आदि। तो जब लिंग का निर्धारण जीन के द्वारा होता है तो इसे जीनिक कहते हैं। तीसरा प्रकार है गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमल। चूँकि गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए हो जाएगा क्रोमोसोमल्स, है ना। तो लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है तो इसे कहते हैं गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें, तो ये मानव यानी हम में, पक्षियों में, कीटों में और भी बहुत से जीव जंतु हैं जो यहाँ हमने मेंशन नहीं किए हैं। समस्त स्तनधारियों में भी इसी प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। बच्चों, पिछले पूरे अध्याय में हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा है कि मेंडल की वंशागति के नियमों का आधार भी जीन या कारक थे, और ये वास्तव में गुणसूत्र ही होते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये गुणसूत्र हैं, और ये मानव के गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र यानी ऐसे धागे, ऐसे सूत्र जो एक पीढ़ी के गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। हमने काफ़ी पढ़ लिया है, अभी मेंडल के वंशागति के नियम भी पढ़े थे, उसमें भी यही चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको ये चित्र भी दिखाया। ये मानव के गुणसूत्र हैं, इनकी संख्या यहाँ पर 46 है। आपको बता दूं कि सभी जाति में इनकी संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। यहाँ हम देख रहे हैं 46 या 23 जोड़े। आप देख रहे हैं कि ये चित्र में सभी गुणसूत्र जोड़े में या पेयर में दिखाई दे रहे हैं, और यदि हम पेयर में इनकी संख्या लें तो 23 जोड़े हो जाएंगे। आप एक बात यदि ध्यान से देख रहे हो तो देखेंगे इनमें एक विशेषता दिख रही है कि जोड़े के दोनों गुणसूत्र बिल्कुल एक दूसरे के समान हैं। इन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो यानी होता है समान, तो ये हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र। अभी 23 जोड़े हैं बच्चों, 22 जोड़े तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक समान हैं, किंतु एक जोड़ा आप देख रहे हैं साइड में लिखा हुआ है, एक जोड़ा जो है ऊपर लिख दिया है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। सेक्स यानी ये लिंगी गुणसूत्र हैं, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करते हैं। और आप देख रहे हैं ऊपर वाले जो गुणसूत्र हैं एक जोड़ी वो मादा के हैं, वुमन के हैं, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से समान हैं, मतलब ये समजात गुणसूत्र हैं। किंतु इसके नीचे आप देखेंगे नर गुणसूत्र दिख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, चित्र में दिखाई दे रहा है। जोड़े के दोनों गुणसूत्र जो हैं वो असमान हैं, एक बड़ा दिख रहा है पूरा लंबा और दूसरा काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये होमोलोगस गुणसूत्र नहीं है, ये असमान है। और इसलिए इनको हमने जो संकेत दिया है, बड़े गुणसूत्र को एक्स और छोटे को वाई, तो ये एक्स वाई हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नर और मादा के गुणसूत्रों में भी भिन्नता है, लिंगी गुणसूत्रों में भिन्नता है। बाकी जो 22 जोड़े हमको दिख रहे हैं, पूरे 1 से लेके 22 तक गिनती डली हुई है, देखिए 1 से 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो नर और मादा के बिल्कुल समान होते हैं, केवल इनके लिंग गुणसूत्रों में अंतर होता है। और इनके नीचे एक्स एक्स और एक्स वाई लिखा है, ये सिर्फ एक संकेत है इनको, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो हमने ये देखा कि मादा के जो गुणसूत्र हैं वो एक समान हैं, इसलिए इनको एक्स और दूसरे को भी एक्स ही कहा गया है। किंतु नर में एक एक्स है और छोटा वाला वाई गुणसूत्र है।
तो हम अब आगे देखेंगे कि कैसे इन पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। मानव में लिंग निर्धारण अभी बताए गुणसूत्रों के द्वारा होता है। आपने गुणसूत्र भी देख लिए, है ना। नर के गुणसूत्र मादा के गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं। बाकी जो 22 जोड़ी हैं वो आपके कायिक लक्षणों के लिए हैं। आपकी आँखों का रंग कैसा आएगा, बालों का रंग कैसा आएगा, वो उस कायिक लक्षणों के लिए हैं। केवल एक जोड़ी जो है वो लिंग का निर्धारण करते हैं। सभी जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, मैंने बताया था आपको। और मनुष्यों में 46 है, 23 जोड़े हैं। 22 जोड़े कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मैंने लिखकर आपको नोट्स भी दे दिए हैं। इसमें एक जोड़ी गुणसूत्र का काम लिंग का निर्धारण है, इसलिए इन्हें लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। आपको बता दिया नर में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों के दोनों गुणसूत्र असमान हैं। बड़े को X और छोटे को Y से प्रदर्शित किया जाता है। मादा में दोनों ही एक समान है, इसलिए इन्हें X और X से प्रदर्शित किया जाता है। मानव में XX मादा और XY नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मानव में मादा समरूपी है तथा नर विषमरूपी है। अभी हमने चित्र में भी देख लिया, चूंकि उसके दोनों गुणसूत्र लिंगी असमान है इसलिए इसे कहेंगे विषमरूपी। किंतु मादा में दोनों गुणसूत्र समान हैं इसलिए इसे कहते हैं समरूपी। अब बच्चों, लिंगिक जनन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दोनों से नर और मादा युग्मक बनेंगे। यहाँ पर नर द्वारा उत्पन्न युग्मकों को शुक्राणु कहा जाता है तथा मादा जो युग्मक उत्पन्न करती है उसे अंड कहा जाता है। युग्मक बनने के बाद हम देखते हैं युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी जोड़ों के दोनों गुणसूत्र जो भी हमने देखे थे XX और XY ये क्या हो जाएंगे, युग्मक बनते समय अलग अलग होंगे और दोनों में से एक एक ही एक युग्मक में जाएगा। ये हमने मेंडल के नियमों में भी पढ़े थे कि युग्मक बनते समय गुणसूत्र अलग होंगे और केवल एक ही कारक एक युग्मक में जाएगा। यहाँ भी वही है, युग्मक बनेंगे तो अब जो नर है उससे जो युग्मक बनेंगे और मादा जो है उससे युग्मक बनेंगे, वो कैसे होंगे। देखिए, मादा द्वारा उत्पन्न युग्मकों में दोनों में X गुणसूत्र होगा क्योंकि दोनों ही XX रहते हैं। नर में हमने कहा था एक को X और एक को Y, तो जब अलग अलग होंगे तो एक में X जाएगा और दूसरे में Y जाएगा, निश्चित है। युग्मक बनने के बाद लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन होता है। निषेचन यानी दोनों ही युग्मक आपस में जुड़ेंगे, एक नर और एक मादा। ठीक, तो निषेचन के समय जब X गुणसूत्र वाले नर युग्मक मादा के अंड से संयुक्त होते हैं। अब मादा के अंड में तो सभी में X ही होगा क्योंकि उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। तो जब नर के X गुणसूत्र वाले नर मादा युग्मक से जुड़ेंगे, अंड से जुड़ेंगे, तो जो जाइगोट यानी एक सेल जो मिलेगी उसमें दोनों गुणसूत्र XX होंगे और जब इससे उत्पन्न संतान होगी तो वो पुत्री होगी। क्यों? क्योंकि पुत्री में XX गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के समय यदि Y गुणसूत्र वाले नर युग्मक मादा के अंड से युक्त होंगे, संयुक्त होंगे, तो क्या बनेगा, X और Y। तो जो जाइगोट प्राप्त होगा उसमें गुणसूत्र XY होंगे और इस जाइगोट से जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, वो पुत्र यानी नर होंगे क्योंकि नर में XY होते हैं। अतः मानव में पुत्र एवं पुत्री होने का अनुपात 50-50% यानी आधा आधा होगा। बच्चों, हम देख रहे हैं इस चित्र में, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो भी सब कुछ हमने बताया उसको हम अब चित्र के माध्यम से समझ लें। आप चित्र में देख रहे हैं, दो चित्र में लिखा है एक फादर और एक मदर, यानी पिता और माता, है ना। वही हमने शुरू में सबसे शुरू में देखा था, मैन एंड वुमेन, और इनसे उत्पन्न होने वाली संतान का लिंग निर्धारण, है ना। क्या होगा भाई, फादर मदर के बीच में
जब संकरण होगा तो नई संतान जो उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, नर होगी या मादा होगी। अभी हमने पढ़ा कि नर में 44 लिखा हुआ है, 44 धन एक्स वाई। 44 क्या है, ये 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं, तो 22 दूनी 44 और एक जोड़ी हैं लिंगी गुणसूत्र। तो यहाँ पर हमने देखा था गुणसूत्र के चित्र भी मैंने आपको दिखाए है ना। 22 जोड़ी तो दोनों में समान है, किंतु लिंग गुणसूत्रों में अंतर था, तो इसलिए हमने नर के गुणसूत्रों को एक्स और वाई से प्रदर्शित किया था, और माता के जो गुणसूत्र हैं जो कि बिल्कुल समान थे, इसलिए हमने उनको एक्स और एक्स से प्रदर्शित किया। यहाँ भी लिखा है 44 धन एक्स एक्स। तो 22 जोड़े दोनों में गुणसूत्र समान हैं, एक जोड़ी जो भिन्न है जिनका काम है लिंग का निर्धारण करना। इतनी बात समझ में आ गई। अब लैंगिक जनन की प्रक्रिया अभी मैंने पहले भी बताई थी कि पहले युग्मक बनते हैं, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है, आधी हो गई। हम देख रहे हैं एक्स वाई से 2 युग्मक बने फादर से, एक में एक्स चला गया दूसरे में वाई, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या भी आधी आधी हो गई। इसको मैंने अंक दिया है। एक्स वाला जो स्पर्म है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, ये मादा के ये नर के युग्मक है, यहाँ पर इनका विशेष नाम है शुक्राणु। तो ये हो गए स्पर्म। 2 प्रकार के स्पर्म बनेंगे यहाँ, कुछ में एक्स होगा या कुछ में ना कहें हम आधे में एक्स होगा तो आधे में वाई गुणसूत्र होंगे, यानी शुक्राणु भिन्न प्रकार के हो गए, कुछ एक्स वाले हैं कुछ वाई वाले, ठीक है। इसलिए मैंने इनको संकेत में दे दिया, 1 नंबर दिया है और 2 नंबर, और दोनों को ग्रीन से राउंड किया है, अलग पहचान आ जाए, ठीक है, क्योंकि आगे हम इनको एक दूसरे से संयुक्त करेंगे। आप इधर देख रहे हैं मदर लिखा हुआ है, मदर के गुणसूत्र 44 धन एक्स एक्स। इनसे भी युग्मक बनेंगे, इनको भी मैंने 1 और 2 नाम दिए हैं, किंतु इनको लाल रंग के गोले में रख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 22 धन एक्स, और इसमें भी 22 धन एक्स, क्योंकि दोनों ही गुणसूत्र माता के समान हैं। तो यहाँ पर जो माता से जो मादा युग्मक बनेंगे वो बिल्कुल समान होंगे, सारे के सारी अंड कोशिकाओं में एक्स गुणसूत्र ही होगा। और आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, आपने पढ़े हैं 9th में भी पढ़े हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री यानी सूत्र आधे हो जाते हैं, तो यहाँ पर सूत्र आधे हो गए हैं, 44 से 22 है ना, और एक्स एक्स में से एक एक्स इधर आ गया, एक एक्स इधर चला गया, दोनों युग्मक में इधर भी 22 और 22 और एक्स 22 धन वाई। तो यहाँ पर सूत्र आधे आधे हो जाते हैं। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा जनक से आधी होती है या कायिक कोशिकाओं से आधी होती है। तो यहाँ पर चूंकि अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है, तो यहाँ युग्मक का निर्माण हो चुका है। अब अगली प्रक्रिया क्या होगी, युग्मकों का समलयन होगा, युग्मक जोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ये लैंगिक जनन में स्पष्ट किया था मैंने और बहुत अच्छे से, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया था विस्तार से, तो इसको आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब युग्मक बन गए हैं, नर युग्मक भी बन गए जिनको शुक्राणु नाम दिया गया है, मादा युग्मक बन गए हैं जिनको अंडकोशिका नाम दिया गया है। सूत्र की संख्या दोनों में आधी हो गई है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूत्र फिर से 2 गुने हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नर से आ रहा है नंबर 1 ग्रीन वाला और नंबर 1 मादा का रेड वाला। अब ग्रीन वाले 1 नंबर में कौन सा गुणसूत्र है, एक्स, और मादा के रेड वाले में 1 नंबर में एक्स गुणसूत्र है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो जो गुणसूत्र आएंगे वो कैसे होंगे, एक्स और एक्स।
और 22 और 22 कितने हो गए? 44 हो गए, 44 हो गए। तो 44 धन एक्स एक्स, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा इनके जनक में था। अब 44 धन एक्स एक्स किस में था? आप देख रहे हैं ऊपर, 44 धन एक्स एक्स किस में है? मादा में है या माता में है। तो जो आने वाली संतान है वो भी बिल्कुल कैसी होगी? पुत्री होगी, क्योंकि उनके गुणसूत्र किसके समान है? मदर के समान है। 44 धन एक्स एक्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोग को स्पष्ट करना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया 44 धन एक्स एक्स फिर से हो गए, चूँकि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक ये दोनों जब जुड़ते हैं तो संख्या पुनः वही हो जाती। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं इसी के साथ समझाना चाह रही हूँ, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। आपको मैंने बताया कि हर जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है। जितनी आपके माता पिता में है उतनी ही नए आपके संतान में होगी, जो संतान बनेगी। ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि युग्मक बनते समय यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, सूत्र आधे आधे नहीं होते, तो क्या होता? अभी यहाँ दोनों में 22 22 हो गए थे और फिर एक नर से 22 और एक मादा से 22 आया तो 44 हो गए, और फिर एक्स धन एक्स या एक्स धन वाई। आप कल्पना करें कि ये संख्या उतनी ही होती, माने 44 और 44, धन एक्स एक्स और धन एक्स वाई, या मैं कहूँ कि कुल संख्या युग्मक में भी 46 होती, तो नर युग्मक में 40 और मादा युग्मक में 46, तो कितने हो गए? 92। 40 और 40 को जोड़ दें आप तो कितने हो गए? संख्या हो गई 92। तो ये जो संतान बनेगी उसमें संख्या कितनी हो जाएगी? 92 हो जाएगी। तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जाति में 46 ही गुणसूत्र होते हैं और 46 ही रहेंगे आगे जो भी संतान बनेगी उससे। फिर ये तो नहीं तो डबल ही होते चले जाएंगे। 92 से अगली पीढ़ी में फिर 92 प्लस 92, 92 मेल से 92 फीमेल से, तो आप जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अर्धसूत्री का बहुत इम्पोर्टेंट है विभाजन का, इसीलिए ज़रूरी है कि युग्मक बनते समय सूत्रों की संख्या आधी हो जाए। तो यहाँ पर कभी भी युग्मक बनते समय कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसलिए ही युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका से आधी होती है। तो आपको ये पूछा भी जा सकता है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों होती है। तो ये स्पष्ट हो गया यहाँ पर। चूंकि एक नर से युग्मक आएगा, एक मादा से, तो संख्या यदि आधी नहीं होगी तो जस्ट डबल हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। आपको एक चीज़ और बता दूं साथ ही साथ में, यदि 40 से गुणसूत्र 45 या 47 होते हैं अगली पीढ़ी में या नई संतान में, तो जो होने वाली संतान है वो नॉर्मल नहीं होती, सामान्य नहीं होती, उसमें किसी न किसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि ये सूत्र ही ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं, तो इनकी संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। जितनी पेरेंट्स में है, जितनी जनक में है, उतनी ही पुत्र या पुत्री में होनी चाहिए या होती है। इसलिए सूत्र आधे हो गए। फिर जैसे ही एक नर और एक मादा युग्मक मिला, संख्या बिल्कुल वैसी हो गई। आप देख रहे हैं माता में लिखी है 44 धन एक्स एक्स, यहाँ पर पहले में देख रहे हैं पहला संयोग हुआ है 1:1 का, तो यहाँ पर 44 धन एक्स एक्स आएगा और पुत्री उत्पन्न होगी। अगले में हम देखेंगे 2, ग्रीन वाला 2 यानी नर युग्मक, 2 में y है, ठीक है, और पहले वाले में x, तो यहाँ संख्या कितनी हो गई? 44 धन एक्स वाई। तो ये यहाँ पर क्या होगा? पुत्र होगा, क्योंकि एक्स वाई किसका है? फादर का है, ठीक है। तो 44 धन एक्स वाई हो गया। तीसरे में हम देखेंगे यदि आपका फर्स्ट वाला किससे मिल रहा हो? मादा के 2, ग्रीन वाले है ना, दिख रहा है, ये रेड वाला दिख रहा है 2 नंबर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड
जब इनका संयोजन हो रहा है, ये लाइनें देखें आप ध्यान से, तो क्या मिलेगा आपको 22x धन 22x, 44x हो गए x। तो फिर से यहाँ पर चाइल्ड जो होगा या बेबी होगी वो क्या होगा, गर्ल है ना, जो पुत्री होगी, क्योंकि 44 धन x किसका है, माता का है। अब अगले में हम देख लें कि 2 नंबर का जो युग्मक है, नर युग्मक, वो मादा के 2 नंबर की अंडकोशिका से निषेचित हो रहा है। तो क्या बन रहा है, हम देख रहे हैं 22 और 22 फिर 44 हो गए। और लिंग गुण सूत्र कौन कौन से होंगे, x और y। तो यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होगी वो नर होगी। अब हम देखें कि 4 में से 2 पुत्री हैं हमको दिख रही हैं, ठीक है, और 2 पुत्र हमको दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इसको प्रतिशत में लें तो यहाँ पर 50% नर यानी पुत्र और 50% पुत्री यानी मादा उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लिंग गुणसूत्र XX और XY ही लिंग का निर्धारण कर रहे होते हैं। हमने देख लिया कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं, ध्यान देने योग्य बात। मानव में हमने देखा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में Y शुक्राणु से निषेचित अंड से पुत्र उत्पन्न होता है, और यदि नर का X गुणसूत्र आता है शुक्राणु में और उससे अंड निषेचित होता है तो पुत्री उत्पन्न होती है। आपने चित्र में भी देख लिया, सब तरह से देख लिया, तो स्पष्ट हो रहा है कि पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न होने के लिए पिता ही उत्तरदायी होता है, इसमें माता का कोई योगदान नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, आपने चित्र में भी देख लिया और वैसे भी आपको समझा दिया गया। लेकिन आप ध्यान देंगे कि आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुत्री उत्पन्न होने पर माँ को ही उत्तरदायी मानते हैं ना। समाज में कोई भी हो सकता है, कहाँ कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अशिक्षित भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा आज भी हो रहा है, माँ को कोसा जाता है, स्त्री को कोसा जाता है, कभी कभी तो ये माता की हत्या का कारण भी बन जाता है। किंतु अब हम जान गए हैं वैज्ञानिक तरीके से या वैज्ञानिक तथ्य का हमको ज्ञान हो गया है कि इसमें माता का कोई भी योगदान नहीं है, माता किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है। अतः लोगों में वैज्ञानिक तथ्य का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। पुत्र का जो लिंग है वो पिता द्वारा दिए गए शुक्राणु पर निर्भर करता है। पुत्री का भी पिता के X यदि X वाले गुणसूत्र वाले शुक्राणु आ रहे हैं तो हमेशा पुत्री होगी, और Y आ रहे हैं शुक्राणु पिता से तो हमेशा पुत्र होगा। तो जब भी X गुणसूत्र पिता से आ रहा है तो हमेशा पुत्री होती है, और समाज में दोष दिया जाता है स्त्री को, किंतु ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बच्चों, अब हमने ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है। आपको इसमें नोट्स भी हैं, चित्र भी हैं, चित्र के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है, और बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे चित्र जैसा मैंने आपको दिखाया है। प्रश्न आता है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज बनाकर और चित्र अवश्य ही बनाएंगे। विज्ञान विषय में कभी भी चित्र जहाँ ज़रूरी है वहाँ बनाना आपको चाहिए, भले ही प्रश्न में ना पूछा गया हो, क्योंकि चित्र यदि नहीं देंगे तो कोई चीज़ आप अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। तो इसको तैयार कर लें, और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और यदि आपको कोई ऐसे टफ टॉपिक लगते हों तो उनको भी मुझे नोटिस में लाएं, ताकि मैं आपको उनको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगी। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। इतने समय के लिए आप सुरक्षित रहें। टेक केयर। ओके।